हाँ, तो क्लास 9 के बच्चों, आपको हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का बुक। और आपको याद होगा कि हम ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है। और इसको हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है आज। आप लोगों को कोई भी कमी नजर आती है तो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप हमारे चैनल पर देख लेना, उसके बाद आप थर्ड पार्ट पर आओगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये आपको 2-3 पार्ट में जाएगा। अगर हम ईच एंड एवरीथिंग बताना चाहते हैं तो उसके लिए 3 पार्ट्स, 3 क्लासेस चाहिए ही चाहिए होती है। तो अब थर्ड चैप्टर यानी कि हिटलर वाला चैप्टर है ये, राइज ऑफ हिटलर और नाजीज्म वाला। इसमें हमने आपको देखा है कि इसमें कई लेसन है ना, तो 3 लेसन हो चुका है। अब हम चौथे लेसन में आएंगे। हिटलर की क्रूरता के बारे में हमने जाना, हिटलर के बारे में वो हर बातें जाना जो उसको क्रूर बनाता है। और मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में बोला था कि हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको तय करना है कि हिटलर अच्छा था या बुरा था। क्योंकि आज भी अगर सर्वे होती है तो 60-40 हो जाता। 60% लोग आज भी हिटलर को पसंद करने लगते हैं कि हिटलर जैसा राज होना चाहिए, बस इसलिए कि उसने 6 साल के अंदर कौन सी ऐसी तरक्की कर दी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए पूरी तरह तैयार था। समझ रहे हैं बात को? इसलिए लोगों को ये अच्छा लगता है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत तेजी से सुधार किया। लेकिन इकोनॉमी में कैसे सुधार किया ये मैंने आपको बताया। यहूदियों को खून बेचकर, यहूदियों से फ्री में काम कराकर, क्या ये सब कुछ बता दिया था मैंने? तो अब उसी से उसकी क्रुएल्टी के बारे में बताया था कि इसने अपने अर्थव्यवस्था को कैसे तरक्की दिया और कैसे आगे बढ़ाए। सब बताया था कि देख रहे हो फ्रांस पर 300 से 350, 150 से 200 एरोप्लेन लेकर एक बार में हमला करता था, जबकि वर्साई की संधि में तो इसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। और 6 साल के अंदर में इतना कुछ तरक्की करना ही मुश्किल होता है। लेकिन ये कैसे किया शायद, और मैंने ये भी बताया था कि अगर सिर्फ ये यहूदियों पर या पोलैंडी पर इन सब पर अत्याचार नहीं करता ना, तो सच में हिटलर शायद विश्व विजय भी कर पाता। क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति था विश्व विजय का सपना देखने वाला, लेकिन इसका भी पूरा नहीं हुआ। और वो इसलिए क्योंकि आपको पाप और गलत काम कभी भी फलने फूलने नहीं देगा। और ये भी जितनी बड़ी क्रुएल्टी मानवता पर किया वो बिल्कुल गलत था और उसको नहीं करना चाहिए था ये काम। तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर उसे पसंद कर रहे होते। अब आते हैं 4th चैप्टर में कि जर्मनी का इसका जो लेसन है, 3rd चैप्टर है, उसमें इसका 4th लेसन है यूथ इन नाजी जर्मनी। तो यूथ इन नाजी जर्मनी में मतलब नाजी जर्मनी में यूथ का क्या वैल्यू था ये। तो सबसे पहले तो एक स्कूल खोल लिया था हिटलर ने, नाम रखा था युंग फोक। युंग फोक में 12 साल के बच्चे हो जाते थे तो उसमें उन्हें भर्ती कर दिया जाता था। और 14 साल 15 साल की उम्र तक उनको वहां पर में ट्रेनिंग दी जाती थी। बहुत सारे बच्चे 14 साल की उम्र में भी इसमें युंग फोक में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिटलर ने पूरे जितने भी चैप्टर बनाए थे सारे बुकों में हिटलर के नाम से ही लेसन लगाए गए। और यही वजह है कि नाजी जर्मनी में यूथ लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसको गलत काम और विश्व युद्ध कराने के लिए भी तैयार कर लिया गया उसे। और यूथ लोग जो थे वो तैयार भी हो गए कि हमें जो कहेगा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप पढ़ाई लिखाई में एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो खाली स्लेट होता है, लेकिन उसमें हम जो भरेंगे वही होगा। इसलिए हिंदी के चैप्टर से लेकर साइंस के चैप्टर से लेकर सारे चैप्टर्स में हेडिंग हिटलर ही था। हिटलर, हिटलर के दोहे,
हिटलर की कहानी, हिटलर की जीवनी, इवन कि जब वो परमाणु सेल्स और टिश्यू और डाइजेशन सिस्टम को पढ़ाते थे, उस चैप्टर साइंस में भी चैप्टर का नाम हिटलर अकॉर्डिंग टू हिटलर डाइजेशन, हिटलर का डाइजेशन ये लगाया गया था। ये क्या बात हुई? इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि इसने जो कुछ किया वो बाद में पत्रकार आकर लोकर पूछा कि यहाँ के बुद्धिजीवी कर क्या रहे थे, क्यों नहीं बोले? तो बुद्धिजीवी क्या बोले वो अभी आपको आगे हम बताएंगे कि बुद्धिजीवी लोगों ने क्या कहा था इसके बारे में कि वो क्यों नहीं बोल सके। हिटलर के इतने बड़े अत्याचार पर कोई भी बुद्धिजीवी क्यों नहीं कुछ बोल पाए, सब चुप क्यों रह गए और ये अत्याचार होता रहा? लाखों यहूदियों को यातना शिविर में या अन्य जगहों पर मारा गया, क्यों चुप रहा कोई? तो बता रहा, देख तो रहे हो, चैप्टर ही ऐसे ऐसे लगा दिए गए, शब्द ऐसे लगाए गए कि सबके दिल में यही छा गया। अब पाकिस्तान में आप चले जाओ ना, पाकिस्तान के बुक में ये पढ़ाया जाता है कि 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई पाकिस्तान ने जीता है हिंदुस्तान से। अब जब वहाँ के बच्चे बड़े होते हैं और अमेरिका या अन्य जगहों पर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि 65 और 71 में पाकिस्तान हार गया था। अब बताओ कितना बड़ा छल कर रहा है ना पाकिस्तान अपने ही स्टूडेंट के साथ। तो यही होता है, अगर आप गलत चीजें बचपन में पढ़ा दोगे तो उसे क्या पता कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो गलत बातों को ही सीख लेता है। और यही हुआ, युंग फोक के बच्चों को बताया जाता था तुम आर्य हो, तुम मजबूत हो, तुम्हारा काम युद्ध करके इस दुनिया में शांति लाना है। जर्मनी के साथ क्या हुआ वर्साइल की संधि में, या जर्मनी को इतना आर्थिक रूप से पंगु क्यों बना दिया गया, डॉलर के मुकाबले मार्क इतना क्यों गिरा, हमारी एक ट्रक पैसा ले जाओ और एक पोटली सामान खरीद कर लाओ, ऐसा सिचुएशन क्यों आया। ये सब बातें यूथ को बता बता के यूथ को भड़का दिया गया और यूथ को तैयार किया गया एक महायुद्ध के लिए, विश्व युद्ध के लिए। सब 16 साल के लड़के, 16 साल के लड़के का एक फौज थी हिटलर के पास। युंग फोक में 12 लाख की फौज थी और पढ़ने लिखने भी अलग था। युंग फोक में 12-14 साल के बच्चे होने के बाद सबको भर्ती होना पड़ता ही था कि इस स्कूल में युंग फोक में आना ही पड़ेगा। अब आते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। धीरे धीरे आखिर कैसे लोगों के दिमाग में इसने जहर डाला यहूदियों के प्रति। तो लिखना, यहूदियों के प्रति हिटलर ने जर्मनी के लोगों के दिमाग में जहर निम्नलिखित तरीके से डाला। पहला, वो एक पोस्टर थ्रू द पोस्टर बनवाता था, उसे दीवार पर चिपका देता, कहता था चिपका दो, और उसमें दिखाता था कि नोटों की बंडल पर में ना यहूदी बैठा हुआ है, यानी कि ये रुपए इसके पास बहुत है, इसका रुपए ही धर्म है और कुछ देश से नाता नहीं है। ऐसे करके प्रोपेगेंडा चलाया और वो लोगों के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। और क्या किया? दूसरा, उसने कहा कि नारा लगवाया कि यहूदी जो होते हैं वो सूदखोर होते हैं, ब्याजखोर होते हैं, ये सब कह करके उसने प्रोपेगेंडा चलाया और यहूदियों के प्रति जर्मन के लोगों के अंदर नफरत भर दिया। तीसरा, ऐसे ऐसे वो नारे स्लोगन बनाता था और वो स्लोगन युंग फोक में बच्चों को रटवाया जाता था और वो स्लोगन के तहत लोग यहूदियों से नफरत करने लगे। अब क्वेश्चन आता है कि नाजी जर्मनी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिटलर को इसलिए भी अच्छा माना गया क्योंकि वो महिलाओं को उसने बहुत ज्यादा वैल्यू दिया। नेपोलियन ने दिया क्या महिलाओं को वैल्यू? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखा कि जब नेपोलियन सत्ता में आई तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार
नहीं दिया, सिर्फ पुरुष जो 21 साल के थे उसी को वोट देने का हक दिया। समझ रहे बात को? उसी तरीके से और जगहों पर भी देखो तो महिलाओं ने इतिहास के सभी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन किसी ने भी उसको वो इज्जत नहीं बख्शी, वो इज्जत नहीं दी जो हिटलर ने दी। हिटलर में माताओं को सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान दिया गया। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगर किसी को 8 बच्चा, कोई भी माता 8 बच्चा अगर देगी तो उसे सोने का तमगा दिया जाएगा, राशन दुकान, सिनेमा हॉल में, अन्य जगहों पर उसे 20 से 30% की छूट भी मिलेगी। और जो 6 बच्चे देंगे जो माताएं, उनको चांदी का तमगा दिया जाएगा, अवार्ड। और जो 4 बच्चे देंगे उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। तो तमगा यानी कि मेडल देने की इसने प्रथा शुरू की, जो जितनी माताएं दे। लेकिन अगर कोई औरत चरित्रहीन है तो उसके प्रति हिटलर क्रूर भी था। चरित्रहीन औरतों को वो सिर मुंडवा देता था, गधे पर बिठा देता था और उसकी छाती पर स्लेट टांग दिया जाता था। उस स्लेट पर लिखा होता था, मैं चरित्रहीन हूं। और ये कहकर उन्हें बाजार में सिर मुंडवा के, उसमें कालिख लगा के सिर पर, और फिर गधे पर बिठा के, और फिर पूरे बाजार में उसको घुमाया जाता था, टहलाया जाता था। जो चरित्रहीन महिला थी। चरित्रहीन महिला का मतलब अपने पति होने के बाद भी वो किसी और को भी रखती हैं, तो ये चरित्रहीन कहलाती हैं। और ये हिटलर को मंजूर नहीं था कि कोई भी महिला चरित्रहीन हो। वैसे महिलाओं को हर जगह पर छूट देना, राशन दुकान में, और उनको प्रेरित करना बच्चे पैदा करने के लिए, तमगा देना, ढेर सारी इज्जत दिया उन्होंने, वोट देने का, हर चीज का हक दिया। बस चरित्रहीन को वो दंड भी देता था। तो ठीक ही है, चरित्रहीन को कौन दंड नहीं देता है? जो गलत काम करेगा वो तो सब दंड के भागी होंगे, वो तो कानून अपना दंड देगा, या हिटलर का ये कानून होगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से महिलाओं को वो काफी ज्यादा इज्जत देता था, काफी ज्यादा अच्छे से उसको रखता था और इज्जत करता था। अब आपके पास यहाँ 5वां चैप्टर है कि ऑर्डरली पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये है आपका यहाँ नाम कि साधारण लोग और मानवता के खिलाफ अपराध। ये हुआ। ऐसा लेसन क्यों लिखा गया? 5वां लेसन, 3rd चैप्टर के 5वां लेसन। तो हुआ ये कि नाजी शासन में जो कुछ भी हुआ था, यहूदियों के साथ, पोलैंडी के साथ, जिप्सियों के साथ, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतनी क्रूर बातें कैसे हुई? इसलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, जर्मनी हार गया, उसके हिटलर मर गया। उसके बाद मित्र राष्ट्र की जो फौज थी वो घुसे जर्मनी में, और वहां का जब हाल देखा, यातना शिविर सब देखा, लाशों के अंबार देखे, एक ही जगह जमीन में लाखों लाखों लाशें दफनाई गई थी। जब ये सब चीज उन लोगों ने देखा, वहां के पत्रकार, सैनिक, तो सबसे पहले तो ये तय किया गया कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत लगेगी और जो मानवता के खिलाफ अपराध किया है उन सबको दंड मिलेगा। लेकिन ये तो होगा सरकार का काम, लेकिन जो पत्रकार, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका तो प्रश्न कुछ और ही था। उनका था कि जर्मनी में भी तो लेखक रहते थे, जर्मनी में भी तो पत्रकार थे, जर्मनी में भी तो इंटेलेक्चुअल्स थे। आखिर वो मानवता के प्रति जो ये अपराध हो रहा था, जो ये जेनोसाइड हो रहा था, जो जनसंहार हो रहा था, मैसाकर हो रहा था, उस पर ये लोग बोले क्यों नहीं? तो जानते हो क्या बोला था? यहाँ के पत्रकार ने मतलब मित्र राष्ट्रों के पत्रकार ने जाकर जर्मनी के बुद्धिमान लोगों से क्वेश्चन किया। तो वहां के बुद्धिमान लोग यानी कि लेखक, पत्रकार, वहां के लोग ने जवाब दिया,
फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। देखो हम लोग बोल नहीं पाए क्योंकि सबसे पहले वो कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए आए और हम कम्युनिस्ट थे नहीं इसलिए कुछ नहीं बोले। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए और हम फिर सोशल डेमोक्रेट्स नहीं थे इसलिए कुछ नहीं बोले। फिर उन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए और ट्रेड यूनियन में हम नहीं थे इसलिए ट्रेड यूनियन वालों को भी उन लोगों ने मार के खत्म कर दिया। एंड देन दे केम फॉर ज्यू, और उसके बाद वो ज्यूस के लिए आए यानी कि यहूदियों के को मारने के लिए आए और हम यहूदी नहीं थे इसलिए उसने सबने यहूदियों को भी सबको मार डाला उसने या भगा दिया। और जब अंत में सब मर गया तो जब हमारे लिए वो आया तो हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमारे पीछे कोई बोलने के लिए था ही नहीं, कोई बचा ही नहीं था। अब इस लाइन का ना आप लोगों को, छोटे बच्चे हो 9th क्लास में हो, लेकिन अर्थ निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो समय रहते ही आप वहां पर मुंह खोल लो, बोलो, अत्याचार के विरुद्ध बोलो। नहीं तो आज आप अगर देखोगे ओ ये मेरे पे अत्याचार थोड़ी ना हो रहा है, ये तो किसी और पे हो रहा है, इसलिए आप चुप रह गए तो एक दिन वही जुल्म आप पर भी होगा। समझ रहे हो बात को? अगर आपकी पड़ोसी को कोई मार रहा है और भले ही आपकी पड़ोसी से आपका झगड़ा है तो भी आप अपने पड़ोसी को मार खाने नहीं दोगे, कहोगे बैठकर बातें कर लो, क्योंकि आज वो पड़ोसी को मार रहा है, कल वो आपको भी मारने के लिए आ जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पड़ोसी को कोई मारने आया है तो आप वहां पर तुरंत जाकर आप भी लड़ने लगो। नहीं, आप उन्हें बोलो कि देखो हम भी पड़ोस में रहते हैं, आप पहले बैठकर बातें कर लो, क्योंकि हो सकता है कि बातों से ही समाधान निकल जाए। क्योंकि अगर बातों से मान लो समाधान नहीं भी निकलता है तो युद्ध से कौन सा निकल जाएगा। और लड़ाई के बाद भी देखो बातचीत के लिए ही आओगे, पंचायत ही होगा। आप लोगों ने देखा है ना कि पहले लड़ाई हो जाती है और फिर पंचायत होती है कि नहीं? और अगर पहले ही पंचायत हो जाए तो बढ़िया है, तो लड़ाई से बच जाएंगे ना। तो यही चीज है, कहीं भी अत्याचार हो, आप रोड पर जा रहे हो, कहीं भी किसी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो, आप उतरकर जितना भी बोल सकते हो, कर सकते हो, जरूर करो। क्योंकि इस बात से सोच लो कि इस हिटलर और नाजीवादियों ने क्या किया। पहले कम्युनिस्टों को सबको मार डाला, फिर ट्रेड यूनियंस वाले को, फिर सोशल डेमोक्रेट्स वाले को, फिर ज्यूस वाले को, और जर्मन देखता रहा क्योंकि हमारे जर्मन के लिए तो अच्छा कर रहा है। और बाद में क्या किया, जर्मनी को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक कर सारे जर्मनी को और राख में मिला दिया। जिसको लोग जर्मन के लोग समझ रहे थे ना कि हम तरक्की कर गए 6 साल में ही, वो तरक्की नहीं था, वो क्या था, नाश की घड़ी था। कहते ना तूफान आने से पहले एक सन्नाटा, वही था वो। इसलिए हिटलर के अत्याचार को जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स को समय रहते ही बोलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि नहीं तुम मानवता के खिलाफ अपराध नहीं कर सकते हो। आज देख लो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है तो उस पर पूरी दुनिया बोल रही है। अगर पूरी दुनिया ना बोले तो फिर एक दिन पूरी दुनिया पे भी वो जुल्म होगा। इसलिए कहीं भी जुल्म हो, अत्याचार हो, आप वहां पर जरूर बोलें। अगर नहीं बोले आप तो क्या होगा, वही जुल्म और वही अत्याचार आप पर भी एक दिन होने लगेगा। तो आज ये तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया, पूरी तरीके से हिटलर चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं बता दूं जिन बच्चों को ये थर्ड पार्ट में, आप ऑनलाइन का कोई भी बच्चा अगर थर्ड पार्ट को ज्वाइन कर रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो। वहां भी हिटलर और नाजिज्म का नाम देकर पार्ट 1, पार्ट 2 लिखा गया है। आप ढूंढकर उसे देख सकते हो और समझ सकते हो। इस थर्ड पार्ट में भी थर्ड पार्ट लिखा रहेगा, चैप्टर का वही सारा नाम रहेगा। तो आप सब तीनों पार्ट को देखो, समझो अच्छे तरीके से, और गलतियां हो तो बताना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।